नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में पेश बजट के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या भारत विकसित होगा 2047 तक? क्या विकसित भारत की इमारत बुलंद होगी? क्या बजट में जिन पहलुओं को लेकर वित्त मंत्री ने जोरदार तरीके से बात की है, जिन 10 क्षेत्रों की पहचान की है फोकस करने के लिए अगले 1 साल से लेकर पूरे 5 साल के टर्म में, क्या उन पहलुओं से, उन फैक्टर्स पर, उन सेक्टर्स के माध्यम से वास्तव में भारत विकसित हो सकेगा? इन मुद्दों का जवाब देने के लिए ही वित्त मंत्री ने अपने बजट में 10 ऐसे विशेष सेक्टर्स की पहचान की है जिस पर उन्होंने बार बार जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों पर सरकार काम करेगी पुरजोर तरीके से, मजबूती से। इसमें निवेश बढ़ाने की बात है, कृषि को आगे बढ़ाने की बात है, या फिर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की बात है, लोगों में निवेश करने की बात है, या फिर औद्योगिक विकास को और गति देने की बात है, एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने की बात है। तो इन सब रास्ते से ही भारत विकसित हो सकेगा। हमने अब तक 3 ऐसे पहलुओं की बात की जिस पर निर्मला सीतारमण ने फोकस करने का वायदा किया है बजट के माध्यम से। आइए इस वीडियो में हम उस चौथे पहिए यानी विकास के चौथे इंजन की बात करेंगे जिसको लेकर निर्मला सीतारमण ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। और वह सेक्टर है एक्सपोर्ट को बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि एक्सपोर्ट के माध्यम से ही आप जिस फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, जो आपका जो विदेशी मुद्रा भंडार है देश का, जिसकी चर्चा हम सब करते रहते हैं, आम आदमी भी आज विदेशी मुद्रा भंडार पर ध्यान देता है और उसके बारे में जानना चाहता है। वास्तव में ये भंडार हमारा एक्सपोर्ट के माध्यम से ही भरता है। आप जितना अधिक अपना एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करेंगे, उतने डॉलर्स, उतने विदेशी मुद्रा आपके खाते में, आपके खजाने में, आपके देश के खजाने में आएंगे। तो बहरहाल निर्यात को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, एक्सपोर्ट को आगे और बढ़ाने की दृष्टि से क्या कुछ कहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, देश की कमान संभाली है, तब से कुछ वर्षों के बाद ही निर्यात में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि निर्यात को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से, प्रोत्साहित करने की दृष्टि से निर्मला सीतारमण क्या कुछ स्टेप्स उठाने वाली हैं आने वाले 1 वर्ष में, और उसका क्या असर होने वाला है। विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात की पहचान केंद्रीय वित्त मंत्री ने की है। और इसमें मुख्य जो उनका फोकस है, जो बिंदु है, वो है निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना करना। उन्होंने कहा कि इसको प्रमोट करने के लिए एक मिशन की स्थापना करेंगे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, ये 3 मंत्रालयों को मिलाकर एक मिशन बनाया जाएगा, गठित किया जाएगा, और ये तीनों मंत्रालय संयुक्त रूप से इसे संचालित करेंगे। निर्यात संवर्धन मिशन इसका नाम होगा। और इसकी स्थापना आने वाले समय में ही, इसका प्रारूप क्या होगा, कौन इसे लीड करेंगे, और इसकी नियम शर्तें क्या होंगी, और किस तरह से ये किन किन विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे, इनके पास कितने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या पावर इस मिशन के पास होंगी, इसको लेकर के आने वाले समय में मोडलिटीज संभवतः वित्त मंत्रालय की ओर से रखा जाएगा, या हो सकता है वाणिज्य मंत्रालय की ओर से रखा जाएगा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट का विषय है विशुद्ध रूप से वाणिज्य मंत्रालय का विषय होता है। और उससे जुड़ा हुआ एक मंत्रालय एमएसएमई है, जिससे क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े, जो मझोले उद्योग हैं या फिर बड़े उद्योग हैं, तो उद्योग मंत्रालय के आने वाली ये सारी इकाई जो है, ये क्योंकि यही एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करते हैं, दुनिया के अन्य देशों को अपने भारत के उत्पाद जो हैं वो बेचते हैं, भेजते हैं, तो इनका भी इनसे सीधा रिलेशन है, जाहिर है। तो ये तीनों मिलकर इसको संचालित करेंगे, इस मिशन को। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों
और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। बहरहाल ये एक खास पहल होगी एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने की दृष्टि से। दूसरा जो मुख्य बिंदु इसमें वित्त मंत्री ने मेंशन किया है बजट में, वो है भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट की स्थापना करना। ये ट्रेड नेट क्या होगा? व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में ये एक ज्वाइंट फोरम होगा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट यानी बीटीएन स्थापित किया जाएगा। इससे वित्तीय मदद एक्सपोर्टर्स को दी जा सकेगी, उसे आगे बढ़ाने की दृष्टि से। उनका सीधा संबंध एक तरह से एयरबेस से भी होता है और पोर्ट से भी होता है, जो समुद्री जहाज, समुद्री बंदरगाह है, उससे भी इससे संबंध होता है। तो बहरहाल इनको एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की दिशा में क्या कठिनाइयां आती हैं, इसका भी एक आकलन किया जाएगा और उस आकलन के आधार पर फिर नीति निर्धारित की जाएगी। वो रास्ते तय किए जाएंगे कि किस तरह से इनको मदद करनी है एमएसएमई सेक्टर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो भारत का एमएसएमई सेक्टर ही करता है। इसे और ज्यादा उठाने की आवश्यकता है, उत्प्रेरित करने की जरूरत है, कैटलाइज करने की जरूरत भारत सरकार ने महसूस की है। और एमएसएमई सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि देश में सबसे अधिक रोजगार देता है। अगर उद्योग और व्यवसाय की बात हम करें तो सबसे अधिक रोजगार इसमें से बनता है, इसमें संभावना बनती है और उस संभावना को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार ने ऐसा सोचा है। तीसरा मुख्य बिंदु इसमें जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने शामिल किया है वो है जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार करना। उभरते टीयर टू शहरों यानी जो द्वितीय श्रेणी के शहर हैं, मेट्रो सिटीज, बड़े शहर हैं या स्टेट कैपिटल्स हैं, वो तो नंबर वन सिटी में आते हैं, टीयर वन सिटी में आते हैं। देश की राजधानी टीयर वन सिटी में है। जो बड़े इंडस्ट्रियल टाउन हैं, बड़े इंडस्ट्रियल शहर हैं, वो टीयर वन में आते हैं। टीयर टू शहर जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि टीयर टू शहरों में आते हैं। तो उसमें उन शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहित करने की योजना है और इसके लिए राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की जाएगी कि उन स्टेट्स को, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो स्टेट्स के अंदर होते हैं, वहाँ की गतिविधियां भी सारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राज्यों के माध्यम से उन टीयर टू जो श्रेणी दो के शहर हैं उनमें इस प्रकार की रोजगार की गतिविधियां पैदा हो या संचालित हो, उद्योग, छोटे घरेलू उद्योग या फिर एमएसएमई सेक्टर उसमें वहां स्थापित हों और रोजगार की संभावना जिस जिले के लोग हैं उसी जिले में वहीं रोजगार की संभावना उनके लिए पैदा हो, उनकी मोबिलिटी इधर से उधर नहीं हो, उनको यहाँ से वहां पलायन न करना पड़े रोजगार के लिए। तो इसलिए टीयर टू शहरों पर अब भारत सरकार इस वित्त वर्ष में नजर डालने जा रही है, फोकस करने जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार को माध्यम बनाएगी केंद्र सरकार। इसीलिए टीयर टू शहरों के लिए राज्य सरकार को वैश्विक क्षमता केंद्रों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य सरकारों से ही रूपरेखा तैयार करने के लिए कहा जाएगा और वो अपने अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट की दृष्टि से वहां की राज्य सरकारें जो एक मोडलिटी, जो प्रारूप या अपनी आवश्यकताएं उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को देंगी, उसके आधार पर केंद्र सरकार काम करेगी या फिर उन्हें वित्तीय मदद भी देंगी या तकनीकी मदद देंगी, प्रशासनिक मदद दे सकते हैं या फिर जो एक एक्सपर्टीज होता है, कंसल्टेंसी होती है, अलग अलग कैसे किस तरह से विकसित किया जा सकता है उस क्षेत्र को, क्योंकि अलग अलग शहरों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति है और अलग अलग प्रकार की चीजों का वहाँ उत्पाद होता है। चाहे वो कृषि की बात अगर हम करें तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, कुटीर उद्योग भी अलग अलग जिले में अलग अलग प्रकार के उत्पादन करते हैं। वहाँ की परिस्थिति, वहाँ की आवश्यकता और परंपरागत काफी चीजें कई जिले में बहुत अच्छी हैं। तो उस दृष्टि से उसका आकलन करके राज्य सरकार ही तय कर सकती है कि इसके लिए क्या आवश्यक है और कैसे इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल इस एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए ये तीन मुख्य बिंदुओं का उल्लेख बजट में किया गया है। वैसे मैं आपको ये बताता चलूं कि आखिर इस पर इतना फोकस क्यों है, क्योंकि भारत का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, वो बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पिछले हाल के वर्षों में गया है। 2023-24 की अगर हम बात करें तो उस वक्त 778.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक भारत का जो निर्यात है वो व्यापार पहुंच गया। 2013-14 की बात करें, ये मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत ज्यादा पहुंचा क्योंकि 2013-14 में के बाद ये 67%
की वृद्धि है, जो ऑन रिकॉर्ड है कि निर्यात में इतनी वृद्धि हुई है। भारत से विदेशों को सामान भेजने का जो व्यापार है उसमें इतना ज्यादा उछाल देखने को मिलता रहा है। और क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है ये 67% के आसपास, 778.21 अमेरिकी डॉलर है। और 2024-25 में भी ये गति उसी हिसाब से जारी है। हालांकि हाल के दिनों में, पिछले क्वार्टर और उससे पिछले क्वार्टर में इस प्रकार की बातें आई थी कि निर्यात में कमी देखने को मिली है। लेकिन अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान अगर देखें तो निर्यात 602.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है, जो अब तक का एक तरह से ये कंजम्पशन किया गया है। 2023 की इसी अवधि में 568.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था, जो कि लगभग 6.03% उससे ज्यादा है। तो इसीलिए भारत सरकार ने रणनीतिक नीतिगत उपाय करने की बात सोची है। पहले से पिछले वर्षों में भी कुछ इस तरह के स्टेप्स उठाए गए थे, जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन, क्योंकि दुनिया के देशों से जब भारत की कंपनी अपना कोई सामान दुनिया के देशों को बेचना चाहती है, तो दुनिया के दूसरे देश भी ऐसे हैं, चीन है या फिर और प्रतिस्पर्धी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हैं या और अन्य दूसरे ऐसे विकसित देश हैं, तो वो भी कंपटीशन में हैं और उनकी गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत उच्च गुणवत्ता होती है। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है एक्सपोर्ट को लेकर। तो उन चीजों में और भारत की कंपनियों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार ने मदद करने के लिए रणनीतिक नीति तय की थी, और उसके आधार पर ही ये जो उछाल आपको एक्सपोर्ट में देखने को मिलता है, यही कारण है। व्यापक बाजार पहुंच की, यानी कैसे हम दुनिया के अन्य देशों के बाजार तक हमारे उत्पाद पहुंच सकते हैं, उसको लेकर भी फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई है। विदेश मंत्रालय की भूमिका जो पहले थी, आज से 10 साल 11 साल पहले, उससे कहीं ज्यादा उसे एक्सपेंड करने की कोशिश की गई है, और उन्हें एक फैसिलिटेटर के रूप में विकसित करने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, जिसके कारण से विदेश मंत्रालय आज कॉमर्स मिनिस्ट्री या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को काफी कुछ सपोर्ट उनसे मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर। और इसके कारण से ये काफी काफी मजबूत हुई है। भारत का निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र अब अधिक लचीला और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत ही गंभीरता से, गहराई से, एक तरह से यूनिफाइड हो चुकी है। तो निर्यात वर्गीकरण और जो प्रगति के इसके रुझान है, अगर आप देखें तो इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 39% का इंक्रीज हुआ है, 39% का इंक्रीज हुआ है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। और अगर हम बात करें सर्विस एक्सपोर्ट की, तो इसमें तो भारत ने कमाल ही किया हुआ है। 124% की वृद्धि है सर्विस सेक्टर्स, खास करके अगर हम बात करें आईटी सेक्टर्स की, क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर अभी अपनी पीठ पर किसी को हाथ नहीं रखने दे सकता। बहुत तेज गति से बहुत अच्छा विकास हुआ है, और इसमें रोजगार की संभावनाएं भी जबरदस्त बढ़ी हैं। खासकर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस से निकले हुए हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग चैप्स हैं, उनको इसी में एब्जॉर्प्शन, उनको इसी में एम्प्लॉयमेंट बड़े पैमाने पर मिला है, और बहुत अच्छी तनख्वाह भी दी जाती है। ये हम सब के घरों में बच्चे हैं, उनसे हम सबको सहज इस बात का अंदाजा बिल्कुल आता है। तो ये ग्रोथ सर्विस एक्सपोर्ट्स में 124% की ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की बात अगर हम करें, तो इसमें जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय संघ, उत्तर पूर्व एशिया है, पश्चिम एशिया खाड़ी सहयोग परिषद, ये सब, और आसियान जैसे क्षेत्रों को ये निर्देशित करता है मुख्य रूप से। यहाँ भारत का निर्यात होता है। तो 2000 ये 4-5 में इस तरह का, लेकिन 2013-14 की बात करें तो इन क्षेत्रों में निर्यात मूल्य में भारी उछाल आया, जो जिन क्षेत्रों की चर्चा मैंने आपसे की, जैसे उत्तरी अमेरिका में, यूरोपीय संघ और पश्चिम एशिया में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यहाँ भारत का माल, भारत का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर भेजा गया, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया गया, निर्यात किया गया, और 2023-24 तक ये काफी बढ़ता रहा। निर्यात अगर बात करें, इसमें निरंतर विस्तार देखने को मिला है, जिसमें जैसे उत्तरी अमेरिका सबसे बड़े गंतव्य के रूप में भारत के लिए एक्सपोर्ट की दृष्टि से है। वहां सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत ने किया है उत्तरी अमेरिका में। यूरोपीय संघ, पश्चिम एशिया और आसियान में भी काफी तेज गति से वृद्धि हो रही है, भारत के उत्पादन वहां जा रहे हैं।
और काफी अच्छा भारतीय कंपनियां कर रही हैं, खास करके गुणवत्ता की दृष्टि से। तो ये जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है, ये इसमें 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष व्यापारिक निर्यात स्थानों में संयुक्त राज्य अमेरिका 17.90% शेयर है। संयुक्त राज्य अमीरात में 8.23%, यानी कुल जो निर्यात हम करते हैं उसका ये प्रतिशत है कि किस देश में कुल निर्यात का कितना प्रतिशत हम उनको निर्यात करते हैं। नीदरलैंड में लगभग 5.25% जाता है। चीन में कुल निर्यात का 3.85% जाता है। सिंगापुर में भी 3.3% जाता है। यूनाइटेड किंगडम यूके, उसमें भी लगभग 3% के आसपास हमारा जो कुल हम निर्यात करते हैं उसमें से 3% यूके को जाता है। सऊदी अरब में भी 2.67% है। बांग्लादेश में 2.55% है। जर्मनी 2.27% है। इटली में भी 2.02% के आसपास हम कुल अपने निर्यात का इतना हम इटली को करते हैं। तो 2023-24 में इन 10 देशों में मिलकर भारत के कुल व्यापारिक मूल्य की 51% हिस्सेदारी जो है वो रही है। और अगर हम बात करें भारत की निर्यात में सेक्टर, कौन से सेक्टर में किस तरह की स्थिति है, तो उसमें से मोबाइल फोन जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है ये भी बहुत जबरदस्त है। यानी 75 टाइम्स ऐसा कहा गया है, इतना ज्यादा ग्रोथ हमारा हुआ है। खास करके मोबाइल फोन निर्यात 2023-24 में लगभग 15.6 अमेरिकी 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो कि 2014-15 में ये केवल 0.2 अमेरिकी बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये विचारणीय तथ्य है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि मोबाइल फोन की निर्यात में भारत 2023-24 में 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता है, पहुंच गया। जबकि 2014-15 में ये केवल 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। मोबाइल फोन का घरेलू उत्पादन 2014-15 में 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर अब 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट हो गया है। और वहीं आयात में काफी गिरावट आई है। जो पहले दूसरे देशों से मोबाइल हम यहाँ इंपोर्ट करते थे उसमें काफी गिरावट आई है। और इसके अलावा फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है, क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, यानी दुनिया का की दवाई की दुकान भारत को बताया जाता है। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में भी लगभग 85% इंक्रीज देखने को मिला है हाल के वर्षों में, 2013-14 से लेकर के 2023-24 के दौरान। तो इसमें मात्रा के आधार पर दवा और फार्मास्यूटिकल उत्पाद में विश्व स्तर पर तीसरे पायदान पर भारत आज पहुंच गया है एक्सपोर्ट करने की दृष्टि से, जिसका फार्मास्यूटिकल निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 15.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अब इससे बढ़कर वर्ष 2023-24 में ये 27.85 बिलियन डॉलर हो गया है, यानी लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया हमारा व्यापार एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में। तो इस तरह से ये अलग अलग सेक्टर्स में काफी बूमिंग है एक्सपोर्ट की दृष्टि से, और भारत सरकार उस पर और ज्यादा उसकी संभावनाओं को टटोलती हुई उस पर और ज्यादा काम करना चाहती है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें, जो इंजीनियरिंग गुड्स है उसमें भी 75% का इंक्रीज आया है। 2023-24 में इंजीनियरिंग सामान का निर्यात बढ़कर 109.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि वित्त वर्ष 2013-14 में ये 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट में कितनी संभावना है भारत की दृष्टि से, भारत की कंपनियों के लिए, खासकर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती हैं। अब जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है ये भी काफी काफी बड़ा है, आश्चर्यजनक तरीके से। एक समय था हमारा देश दूसरे देशों से अनाज मंगाता था, अनाज की कमी हमारे पास होती थी कि जितनी जनसंख्या हमारे देश की, तब उस वक्त हम अपना पैदावार उस हालात में नहीं कर पाते थे जिससे कि हम अपने देश के लोगों के लिए को खाना पूरा दे सकें। लेकिन आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट भी हमारा। ये सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, कृषि उत्पादन का जो एक्सपोर्ट है, जो हम बाहर व्यापार करते हैं, निर्यात करते हैं, 112% की वृद्धि हुई है 2013-14 की अपेक्षा 2023-24 में। तो भारत से कृषि निर्यात 2013-14 में
22.70 यानी 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर था उस वक्त। और अब ये बढ़कर 2023-24 में 48.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इससे एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि इस सेक्टर्स में कितनी संभावनाएं हैं। और जब एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनियां हैं उनकी जब डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है वहां एम्प्लॉयमेंट की संभावना, रोजगार की संभावना, नौकरी की संभावना पैदा होगी। और उससे फिर हमारे जो युवा प्रोफेशनल्स हैं, यंग चैप्स हैं, उनको नौकरियां मिलेगी। तो इस प्रकार ये एक बड़ा सेक्टर है, एक ये बड़ा फैक्टर है। और बहुत वास्तव में ये भारतीय अर्थव्यवस्था की को गति देने के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंजन है। इसीलिए हमने आपके सामने सरल शब्दों में उन बिंदुओं को रखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक ठीक निर्यात क्या है और निर्यात से हमें क्या फायदा होने वाला है अगर भारत सरकार इस पर फोकस करती है सही तरीके से। और जिस तरह की घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा, अगर उस पर अक्षरशः अमल किया जाता है तो उसका फायदा भारत की जनता को कैसे होने वाला है, आर्थिक दृष्टि से, उनकी आर्थिक समृद्धि की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, ये मैं आपको ठीक ठीक संभवतः समझा पाया हूं। और ये चौथा इंजन था जिसकी बात हमने इस वीडियो में की। फिर हम पांचवें की इंजन की बात अगले वीडियो में करेंगे। और आपसे उम्मीद है कि अगर आपने अब तक द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली वीडियो जब हम अगले पांचवें ग्रोथ इंजन की बात करेंगे तो आप उसे भी अवश्य देखें और ठीक ठीक सरल शब्दों में आप बजट की जो गूढ़ बातें हैं, तकनीकी बातें हैं, आप उसे समझ पाएंगे। और जिस भी क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं, जिस व्यवसाय से संबंध रखते हैं, जिस प्रोफेशन से संबंध रखते हैं, उस प्रकार की चीजों को देखकर और आप उसका फायदा उठा पाएंगे अगले 1 वर्ष तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।